नमस्कार, देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखिए इस बुलेटिन में मेरे साथ। खबर जालौन जिले से है। 68वां जनपदीय युवक समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन, आयोजन अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह निरंजन, पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने मशाल जलाकर किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। माध्यमिक स्कूलों का जनपदीय युवक समारोह में लिया गया बढ़ चढ़कर भाग। प्रतियोगिता 14 अक्टूबर से 16 तक चलेगी। कोंच नगर के SRP इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हो रही माध्यमिक स्कूलों का जनपदीय युवक समारोह, जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। तब तक वो मानसिक रूप से भी पूर्ण फिट नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ शारीरिक स्वस्थता भी बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसा कर्मठ नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व मिला है, जिनके प्रयास से आज खेल कूद के क्षेत्र में मैं समझता हूं बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांव स्तर पर भी खेल कूद के मैदान बनाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को, छात्रों को खेल कूद के अवसर में कोई व्यवधान ना हो सके। तो आज मुझे शायद 35 विद्यालयों लगभग 35 विद्यालयों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, खेलकूद के शिक्षकों का मैं कोंच आगमन पर अपनी ओर से, अपनी क्षेत्र की ओर से सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्रधानाचार्यों से, खेलकूद के जो शिक्षक हैं उनकी निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ, वैसे अब हमारे इंटर कॉलेज जो लोगों में एक धारणा बनी हुई थी कि जो अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इनमें शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। लेकिन हम सब ने देखा होगा कि इधर इन 7 सालों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हमारे शिक्षक भी पूरे मन से, पूरे समय छात्रों को शिक्षा में कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। और खेल कूद के क्षेत्र में भी काफी इन 7 सालों में हमारे छात्र आगे बढ़े हुए हैं। क्योंकि पुनः मैं सभी छात्र छात्राओं को, गर्मी भी है, ज्यादा समय न लेते हुए सबको मैं बहुत बहुत बधाई। खबर कौशाम्बी जिले से है। यूपी के कौशाम्बी जिले में रविवार रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाजापुर गांव की है, जहां टेवा गांव की सुकरानी, जिनकी उम्र 14 साल थी, अंजलि, और फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के बमरौली निवासी लल्लू, जिनकी उम्र 30 साल थी, और विष्णु सरोज, जिनकी उम्र 18 साल थी, आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। रविवार की रात सभी एक बाइक पर सवार होकर दशहरा मेला देखने मंझनपुर आए थे। बीती रात बाजापुर के पास इनकी बाइक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे में अंजलि और विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि लल्लू को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सुखरानी की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। खबर रायबरेली से है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शराबियों का तांडव हुआ। मूर्ति विसर्जन के बाद मॉडल शॉप पर साथ में पी रहे थे शराब। घंटों सड़क किनारे होता रहा बवाल और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के पास स्थित मॉडल शॉप के बाहर का है मामला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच गए। इस दौरान उनका एक अलग ही रूप दिखाई दिया। एसटीएफ मुखिया पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे, जिसे देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहराइच बवाल मामले में डीसीएम यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। ये खबर हरदोई जिले से है। हरदोई की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत ग्राम जमुरा में नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए शायरों ने अपनी शायरी और नातों से समा बांध दिया। मौलाना तौकीर आलम और आसिफ महमूद के हदीसिया बयानात और कुरान की तिलावत के बाद जलसा इस्लामिया मुशायरा और कुल हिंद मुशायरा शुरू हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए शायरों ने समा बांधा, जिसमें आजमगढ़ से असद आजमी, हरदोई से मुफ्ती फ़हीम याहिया जलीस, लखीमपुर से जलीश दिलकश और पिहानी से डॉक्टर फुजैल शायर शामिल हुए। इंतजामिया कमेटी में मौलाना नूरुद्दीन कासमी, आसिम परवेज, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सईद, जिशान खान, रेहान खान, जावेद खान आदि ने संभाला है जिम्मा। गर इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। गर इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। गर इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। गर इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। गर इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। इश्क़ नबी सच्चा इस दिल में उतर जाए। संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए, उक़बा भी संवर जाए। हो रहा है जमुरा की सरजमीन ज़िला हरदोई, और ये ऑल इंडिया नातिया मुशायरा है। नात का मतलब होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ही नातिया मुशायरा होता है। इसका और दूसरा कोई मकसद नहीं होता और मुशायरों से इसका कोई लेना देना नहीं होता। नातिया मुशायरे का मकसद होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ़ की जाए, जो सीरत में उलमा लोग बयान करते हैं, उसी को शोरा अपनी ज़बान में नात के ज़रिए से, शेर के ज़रिए से पेश करते हैं, आवाम तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं। और मद्दाह इसमें होते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग जितने हैं, वो इस मुशायरे को सुनते हैं, अपनी दुआओं से नवाजते हैं शायरों को। और दूसरा इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है, कोई फ़िरका परस्ती की कोई बात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ये मुशायरा होता है। हमेशा हम लोग इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि हिंदुस्तान में एक अच्छा मैसेज इस मुशायरे के ज़रिए से जाए। नातिया मुशायरे का मकसद यही होता है। ये जमुरा जिला हरदोई में हो रहा है और हिंदुस्तान के नामवर शोराए कराम इस निशान नातिया मुशायरे में तशरीफ़ लाए राबीनी कमेटी की बुलावे पर। और इसका मकसद ये है, 1450 साल पहले जो हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर के आए, मुशायरे के हवाले से, मुशायरे के स्टेज के हवाले से तमाम शोरा जो हैं
नबी की सीरत को बयान करेंगे। आज मुसलमान नबी की सीरत से दूर हो रहा है और बस हर घर में अल्लाह के नबी की सीरत का पैगाम पहुंच जाए, इससे बेहतरीन कोई स्टेज नहीं हो सकता है। इसको किसी शायर ने कहा है कि मुसलमान तू अगर मस्ते में इसार हो जाए, ज़माने का ज़माना तेरा ताबेदार हो जाए, तो अपने आप को अगर ढाल ले सुन्नत के सांचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार है। बस यही पैगाम है। और आज जो नफ़रत की हवाएं चल रही हैं, अल्लाह के नबी का पैगाम जब आम होगा तो हर घर में, मुआशरे में मोहब्बत की हवाएं चलेंगी। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि चरागे ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर किसी ने कहा था कि चरागे मस्जिदों मेहराब मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर बन के उभरेंगे, ये सोने से पहले तुम सुनाओ पीर का किस्सा, यही बच्चे बाबिलों का लश्कर बन के उभरेंगे। बस ये पैगाम है। बाकी हर इंसान समझदार है। अगर हम नबी की सीरत पे चलेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। यही शोरा का पैगाम है, यही उलमा का पैगाम है, यही दानिशवरान कौम का पैगाम है। हम सबका यही पैगाम होना चाहिए। खबर कौशाम्बी जिले से मंझनपुर विकास खंड क्षेत्र के मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार सोनी पर मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर के पंचायत सहायक ने आरोप लगाया है कि बार बार फोन कर परेशान करता रहता है। पंचायत सहायक ने आगे कहा कि ग्राम विकास अधिकारी गाली गलौज करता है। ऑडियो मौजूद है। इसकी जानकारी जानने के लिए जब सचिव से बात की गई तो उन्होंने ऑडियो को फर्जी बताया। प्रधान ने बताया कि पंचायत सहायक को एजेंडा मुनादी कर खुली बैठक कर पंचायत सहायक को कार्य से मुक्त कर दिया गया है, इसीलिए ऐसा काम किया जा रहा है। एडीओ पंचायत ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। हमारा मामला ये है कि मनोज सोनी सर द्वारा हमें बार नोटिस दिया जा रहा है। हम क्रॉप सर्वे कर रहे हैं तो हमें नोटिस दे रहे हैं। जिस दिन हम 100 गांठे अपलोड कर रहे हैं उस दिन भी नोटिस दिया जा रहा है। काफ़ी बार हमको गाली गलौज किया जा रहा है। गाली गलौज करने के बाद हम ब्लॉक स्तर में एक अधिकारी महोदय जी से बात कर रहे थे। ये बार बार हमारे पास 8 बजे रात को फ़ोन लगा रहे थे। जब ये हमने कहा कि वीडियो साहब लाइन पे है तो हमको गाली गुस्सा करने लगे और काफ़ी दिनों से हमको गाली दे रहे थे, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से हमने कभी शिकायत नहीं किया। आज जब हमने कुछ रिकॉर्ड जब इकट्ठा किया इनके प्रति तब हमने शिकायत की। किस गाँव का मामला है? ये मिर्जापुर और खोजवापुर मंझनपुर ब्लॉक है, विकासखंड मंझनपुर ब्लॉक से ग्राम पंचायत मिर्जापुर और खोजवापुर। सचिव है मनोज सोनी। क्या ये आपको एजेंडा मुनादी करके क्या ग्राम पंचायत से सेवा मुक्त किए हैं क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मुझको मुक्त किया है तो मुझे कोई लेटर दिया जाता। मेरा अटेंडेंस बराबर लग रहा है, मैं अटेंडेंस लगा के कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जबरदस्ती परेशान कर। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम सिंह। समिति द्वारा गठन करके एजेंडा निकालकर उसको पंचायत सहायक को हटा दिया गया है, क्योंकि वो काम नहीं करता है, न पंचायत भवन कभी खोलता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। और निराधार मनोज सेक्रेटरी साहब के ऊपर आरोप लगा रहा है। ऑडियो गलत है उसमें। किस ग्राम पंचायत के हैं? मिर्जापुर और खोजवापुर। किस ब्लॉक में हैं? मंझनपुर ब्लॉक। आपका नाम? पुरुषोत्तम सिंह। खबर संभल से है। बाग में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। पूरा मामला संभल जनपद के बनिया ठेर थाना इलाके के अकबरपुर गांव के जंगल का है, जहां आम के बाग में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुटी। फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन में जुटी। काफी समय बाद शव की पहचान चंदौसी के रहने वाले पुष्पेंद्र पुत्र के रूप में हुई है। पुष्पेंद्र अपने घर 12 अक्टूबर शाम से नहीं पहुंचा। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिला तो पुष्पेंद्र के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराई थी। आज उसका शव बनिया ठेर थाना इलाके के अकबरपुर गांव के जंगल में आम के बाग में पड़ा मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना का जल्द खुलासा करने के प्रयास कर रही है। आज सुबह थाना बनियाठेर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकबरपुर में एक अज्ञात युवक का शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ग्राम के एक आम के बाग में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जो कि विक्षत अवस्था में है। शव को की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही शव की पहचान करते हुए पीएम कराकर अगली विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी।
खबर बहराइच जिले से। बहराइच के महसी महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर दो पक्षों में हुआ बवाल। आगजनी, पथराव और फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से हुई मौत। दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद चली गोली, अस्पताल में एक युवक की मौत। प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुआ था गाली गलौज। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। हरदी थाना क्षेत्र के महसी महाराजगंज का है मामला। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जनपद बहराइच के महासमिति ने मूर्ति विसर्जन रोका। मृतक युवक के शव को लेकर मेडिकल कॉलेज बहराइच के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते अस्पताल चौराहे पर एक गुमटी को आग लगा दिया गया। शहर के बाईपास में दुकानों में आग लगाई गई और महसी महाराजगंज में दुकानों के साथ लूटपाट और आगजनी की गई। आला अधिकारियों के समझाने के बाद शुरू हुआ दुर्गा विसर्जन। मुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश, उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करें। जारी रहे प्रतिमा विसर्जन। धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से कराए प्रतिमा विसर्जन। सभी को सुरक्षा की गारंटी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर रहे उपस्थित। जिनकी लापरवाही से घटी घटना उन्हें भी करें चिन्हित, होगी कार्रवाई। बहराइच महसी में हुए बवाल का खौफनाक वीडियो सामने आया है। गोली लगकर मरने वाले शख्स का वीडियो आया सामने। टीम के सहारे छत पर चढ़कर हरे झंडे को फाड़ा, फहराया भगवा झंडा। हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा फहराने के बाद किया दुकान पर पथराव। तमाशबीन बनी रही पास खड़ी पुलिस। इसी दौरान हरा झंडा फाड़ने वाले युवक को मारी गई गोली, मौके पर हुई मौत। थाना अध्यक्ष हरदी और चौकी इंचार्ज महसी हुए सस्पेंड। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि वीडियोग्राफी की गई है, चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज की घटना में मुकदमा पंजीकृत कर 25 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस कस्टडी में दलित युवक की मौत के मामले में 4 पर केस दर्ज कराया गया है। विकासनगर में शुक्रवार रात पुलिस कस्टडी में अमन कुमार गौतम की मौत के मामले में पत्नी रोशनी की तहरीर पर 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनमें एक नामजद सहित 3 अज्ञात हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सीपी सेंट्रल और यूपी 112 की लखनऊ प्रभारी रवीना त्यागी के मुताबिक 11 अक्टूबर की रात विकासनगर सेक्टर 8 में डॉक्टर अंबेडकर पार्क के पास कुछ लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इस पर यूपी 112 PRV 4830 मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस टीम ने सोनू बंसल और अमन कुमार गौतम को पकड़ लिया था। पूछताछ के लिए थाने लाने के लिए गाड़ी में बिठाए जाते ही अमन की तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवारिक जनों के आरोपों को देखते हुए 3 चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। डीसीपी के अनुसार रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। शुक्रवार को थाना विकासनगर में अमन गौतम जो व्यक्ति था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। साफ तौर पे पीड़ित परिवार यहाँ पे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक नेता हैं वो आ रहे हैं। इस मामले को राजनीतिक ने पूरे रंगारंग कर दिया है, लेकिन साफ तौर पर देखा यही जा सकता है। जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करेंगे। बहन है, उनकी जो अमन गौतम की वाइफ है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है बहन? मेरा नाम सुधा गौतम है। सुधा जी, अमन गुप्ता की पुलिस कस्टडी में मौत, अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, क्या कहेंगी? पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो उनको अपराधियों को सजा दी जाए। मेरा तो भाई बेकसूर था, उसी की कोई गलती भी नहीं थी और उसको मार पीट के उसकी मौत कर दी गई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखा दिया कि उसका हार्ट अटैक से मौत हुई है। सभी नेता मिलने आ रहे हैं आप लोगों से। कल चंद्रशेखर आजाद आए थे, आज समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. सिंह। तो बीजेपी से कोई प्रशासन के मेरे पास अभी तक जिसकी सरकार चल रही है उस बीजेपी से कोई भी नहीं मिलना है। कोई भी उनकी तरफ से ना सहानुभूति मिली, ना कोई मदद मिली, ना ही हमारे तक अभी कोई पहुंचा है, ना ही मेरे भाई को अभी तक कोई न्याय मिला। आज चौथा दिन है। उनकी वाइफ से भी बात करेंगे। क्या नाम है मैडम का? रोशनी गौतम। रोशनी जी, अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्या किसको आप दोषी दे रही हैं? सब पूरी दोषी तो सब पुलिस ही है, क्योंकि सब उन्हीं की गिरफ्तारी में ही जो भी सारी चीज़ें हुई वो उनकी तरफ से ही हुआ है। तो दोषी तो वो है ही हैं, उसमें कोई वो तो नहीं है कि यहाँ कि कोई ऐसा कुछ नहीं है। दोषी तो सर वो बिल्कुल दोषी ही हैं। जो इनको उन लोगों ने पकड़ा है, मारपीट करी है और जो भी सारी चीज़ हुई है, सर मैं तो यही कहूँगी दोषी वो बिल्कुल 110% वो दोषी ही है। अब पुलिस का बयान ये निकल के आया है। पुलिस का ये कहना है कि जब वो गाड़ी में बैठा के लिए जा रहे थे तो अमन गौतम जो है वो बेहोश हो गए थे और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस का ये कहना है। ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि सर उनको कोई ऐसी बीमारी है, ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो उनको पुलिस वालों को देख के अचानक से वो गिर जाए, कोई बात हो जाए। कोई ऐसी बीमारी भी उनको नहीं थी।
कि हाँ वो देख के घबरा जाएं या जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सिर्फ कहानियाँ बनाई जा रही हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आपकी तहरीर पर 4 लोगों के पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो क्या कहेंगे? सर जो गिरफ्तारी तो सर अभी किसी की नहीं हुई ना, कि कोई बात नहीं हुई ना, अभी थाने से कोई फ़ोन आया है कि हाँ उनको दिखाया गया, आए हैं, कोई बात नहीं, कोई उधर से तो कोई मतलब ही नहीं रखा गया है, बिल्कुल पुलिस वालों की तरफ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पता करा जाए क्या हो, कोई मतलब उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई आपकी? कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही उधर से तो बिल्कुल भी। तो प्रशासन से आप क्या कहेंगे, योगी सरकार से क्या अपील करती हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि सर जो हमारी सरकार है सर, हमें तो न्याय चाहिए। और सरकार ऐसा नहीं कि उनको दिख नहीं रहा होगा, बाकी सारे लोग आए हैं उनको ये भी पता है, लेकिन उनको भी यहाँ आना चाहिए। आप बात करिए, मेरी भी तो आप लोग सुनिए आके। वो लोगों से तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रख सकते, सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सिर्फ अपना ही देखना है। बाकी और जो जितने लोग हैं उनसे, छोटे कास्ट लोगों से कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हाँ वो किसी से बात करे, किसी से कुछ सुने, कोई नहीं मतलब रख रहे हैं बिल्कुल भी। तो आप क्या कहेंगे, आप कौन है? हम बहनों ही हैं। अमन गौतम क्या बहनों ही हैं, तो क्या कहेंगे? जी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए बिल्कुल जो है निष्पक्ष जांच करे। और जो वीडियो एक आया है जिसमें अमन गौतम की पीठ पे पूरे चोट के निशान है, उसे पूरी तरह से छुपाया गया है। और ये जो बोल रहे हैं कि उनको हृदयाघात हुआ है, ये पूरी तरह से जो सिर्फ और सिर्फ जो है केस को डाइवर्ट करने के लिए बोला जा रहा है और कर्मचारियों को अपने बचाने के लिए बोल रहे हैं वो। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और उन दोषियों को सज़ा दी जाए। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा क्यों आखिर? तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पीड़ित परिवार है काफ़ी परेशान नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन पे साफ तौर पे यही आरोप लगा रहा है। जो 4 पुलिस वाले वो भी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी में किसी भी प्रकार की कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी। लेकिन इस मामले में राजनीतिक रंग पकड़ लिया, तमाम नेता तमाम सांसद यहाँ पे आके पीड़ित परिवार से मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन संदीप चौहान के साथ 4 TV न्यूज़ लखनऊ। अमन गौतम हाँ। अब ये सब पीड़ित परिवार है, ढेर सारी बातें इन्होंने कहा है और जिस तरह से एविडेंस मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर अमन गौतम के शरीर पे चोटें हैं तो पुलिस ने मारा है। खाली कस्टडी में मौत नहीं हुई है, कस्टडी में मौत होना बड़ी बात तो है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि उसे चोटें आई हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस दोषी है। अब बीजेपी के नेता उससे बचाने की भले कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम, हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव इस पर निश्चित तौर पे लड़ाई लड़ेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। अभी तो 2 लाख रुपये चेक माननीय राष्ट्रीय दिन भेजा है, हम लोग देने आए हैं। हम लोग कल भी आए थे और लगातार इस पीड़ित परिवार का हम ख्याल रखेंगे और न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो हम लोग पढ़े एक बार में क्या धाराएं लगी हैं, क्या तहरीर दी गई, मैं जानता नहीं, लेकिन दोषी पुलिस वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी से शत्रुघ्न सिंह राठौर ने खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ एक मेहमान है जो किसी परिचय का वैसे मोहताज नहीं है, नामचीन समाज में बड़ा काम करते हैं। राजेश मणि त्रिपाठी। राजेश मणि त्रिपाठी जी राष्ट्रीय प्रमुख हैं श्री कृष्ण भूमि मुक्ति दल, एक सामाजिक संगठन है। कृष्ण के पक्षकार भी हैं। कृष्ण जन्मभूमि है जो मथुरा में, उसके पक्षकार भी हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार राजेश जी। सभी को नमस्कार, आपके चैनल के श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय जो समाज में एक बहुत मुद्दा चल रहा है आरक्षण का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कोर्ट किया हुआ है, तो क्या समाज में जो हिंदू समाज है बेसिकली वो एक तरीके से जाति में बटा हुआ है। बहुत सारी उसमें जातियां हैं जिससे उनमें दूरियां बनी हुई। तो क्या आपका संगठन कुछ ऐसा कार्य कर रहा है रिजर्वेशन को लेके या किसी ऐसे कार्य को लेके जिससे कि समाज में यूनिटी आए, ऐसा भी कार्य कर रहा है? देखिए, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो हमारा गरीब समुदाय है उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उठाया जाए
और जातीयता का जो विद्वेष की भावना थी उसको खत्म किया जाए। आरक्षण का मूल उद्देश्य यही था, लेकिन हुआ एकदम उसके ठीक उल्टा। हम जिस जातीयता की अछूत की भावना से ऊपर उठना चाहते थे, आज उसी समाज का एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है जिसको हम दलित सवर्ण भी कह सकते हैं। आज स्थिति बन गई है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, एसडीएम का बेटा एसडीएम, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सांसद का बेटा सांसद, विधायक का बेटा विधायक, आम दलित तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिस मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी, वास्तविकता ये है वो मकसद कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, ये उस चीज को नए सिरे से और नई व्यवस्था से पटरी पे लाने की व्यवस्था है। रही बात आरक्षण की, तो एक चीज और कहना चाहूंगा आरक्षण पे। आज भारत में 4% नौकरियां नहीं है सरकारी, और एक वांड निकला था उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें लाखों लोगों ने फॉर्म डाला था, 60,000 भर्ती थी। उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1% भी लोगों को नौकरी, जो लोग आवेदक थे, 1% भी लोगों के लिए नौकरी नहीं थी। उसमें भी जो दलित समाज का, जिसको हम दलित सवर्ण कह सकते हैं, उसका एकाधिकार जिस रूप से आज हो चुका है, उससे आम गरीब तक एक चीज नहीं पहुंच रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आम दलित के घर तक ये बातें पहुंचे, उनको इसका लाभ मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है कि जो एक क्रीमी लेयर की चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि जो क्रीमी लेयर है इसको रिजर्वेशन से अलग कर देना चाहिए, तो इसके लिए क्या आपका संगठन कैसे ये चीज जमीन तक पहुंचाएगा या क्या कर रहा है? इसके लिए कोई योजना है? बिल्कुल कार्य योजना है, हम लोग काम कर भी रहे हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि जिस दलित, जो आम दलित है, जो गरीब दलित है, वो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर के लड़के 8 नहीं पास हो रहे हैं, तो रिजर्वेशन का लाभ उसको मिलेगा कैसे? सबसे अहम बात है कि क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको भरमा लेते हैं ये पढ़े लिखे समाज के लोग, जो मैक्सिमम 4 से 8% लोग हैं, जो उनके हक पर डाका डाल के बैठे हुए हैं, आरक्षण के नाम पर सारी मलाई वो खा रहे हैं और आम दलित तक उसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं और छोटी छोटी बातों में उनको आरक्षण के नाम पे भरमा के सड़कों पर ला देते हैं। लेकिन अब की बात ठीक इसका उल्टा हुआ, आपने ध्यान दिया होगा। अब की बात जब इन लोगों ने आह्वान किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो आपने देखा होगा कि वह लोगों के अंदर न तो स्फूर्ति थी, न उस तरह लोग सड़क पे आए। तो निश्चित तौर पे एक चीज तो स्पष्ट हो गया है कि दलित समाज अपने हक के लिए जागरूक हो रहा है और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा करके जिस तरह से समझा रहे हैं कि आपके हक पर कैसे 10% लोग डाका डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। और लोग अब तो यहाँ बोलना शुरू कर दिए हैं कि नहीं चलेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आईएएस का बेटा आईएएस, सिपाही का बेटा सिपाही और एमपी का बेटा और सांसद विधायक का बेटा विधायक अब नहीं चलेगा। आम दलित को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आने वाले समय में, थोड़ा जो भी समय लगे, आने वाले समय में वो जो दलित वंचित वर्ग है ना, वो सड़कों पे आएगा अपने हक के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आई थी क्रीमी लेयर को लेकर, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही चिराग पासवान की पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर आजाद पार्टी हो चंद्रशेखर की, चाहे कोई भी जो भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं या दलितों की जो राजनीति करते हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन थे इस मुद्दे पर सारे एक थे। सभी ने मिलके इसका विरोध किया और सभी ने मिलके आह्वान किया। तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे जब सारे राष्ट्रीय या कहिए सारे देश के दल जितने भी हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, चाहे वो सरकार में हो पार्टियां या विपक्ष में हो, इस मुद्दे पे सारे एक थे। तो ऐसे इन लोगों को बीच से निकल के आप कैसे जाके उन जो क्रीमी लेयर से बाहर के जो दलित हैं उनको कैसे समझाएंगे, उनके पास कैसे जाएंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि दलित की राजनीति करने वाले जितने लोग आज हैं, वो दलित के लिए कभी काम कर ही नहीं रहे हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। आज अंबेडकर जी का नाम जिस तरह लोग भुना रहे हैं, सच्चाई ये है कि अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करने वाले स्वार्थी लोग अंबेडकर जी के नीतियों का खुद
ध्वस्त करते जा रहे हैं। जी, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पार्टियों की जो राजनीतिज्ञ लोग हैं ना, वो एक चीज समझ चुके हैं कि जो आम दलित है वो दलित की भाषा में आकर के और वोट हमको करता है दलित के नाम और आरक्षण के नाम पे। उसको ये नहीं पता है कि उसका लाभ हमको कितना % मिल रहा है। और ये राजनीतिक जो भी दल हैं वो नहीं चाहते कि आम दलित संगठित हो, पढ़ा लिखा हो और अपने अधिकार के प्रति सचेत हो। और इसके लिए फंडिंग यही अधिकारी वर्ग करता है। सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग जो दलित का है वही इन पार्टियों का उदय करता है, इन पार्टियों की फंडिंग करता है। इसलिए इनकी भाषा वो बोलते हैं। उन 10% लोगों के लिए ही सारी राजनीतिक जो भी दलित के नाम पे पार्टियां हैं उन्हीं के लिए काम कर रही है। एक सच्चाई है। एक जो मैंने और देखा है जो समाज में, अगर वो आदमी वाल्मीकि है तो उसके साथ ये कह सकते हैं कि उसके साथ ये होगा कि छुआछात या उसे दलित माना या उससे दूरी बनाई जा रही है समाज में। लेकिन अगर वो ये अपना धर्म परिवर्तन करके वो डेविड बन जाता है या वो कोई और धर्म में चला जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ बैठ के चाय पियेंगे, उसके साथ बात कर लेंगे। तो ये जो एक है, क्या एक समरसता का एक इस वातावरण नहीं बनना चाहिए कि चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे वो डेविड बन जाए इंसान, तो अब वो पुरानी चीजें तो खत्म हो गई। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए समाज में? देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी प्रश्न था। सच्चाई ये है कि ये कहना गलत है कि हिंदू समुदाय से कोई दूसरे वर्ग में जाता है तो उसको मान्यता मिल जाती है और लोग समाज में बैठाना शुरू करते हैं। आज देखिए, कोई हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की जात नहीं पूछता, कोई अधिकारी के पास जाकर के अधिकारी की जात नहीं पूछता। बिल्कुल। कोई जब ब्लड लेने जाता है किसी की जात नहीं पूछता। हाँ, ये कोशिश करता है, अगर हिंदू है तो कोशिश करता है किसी हिंदू का ब्लड मिले, अमूमन ये देखा जाता है। तो ये तो भ्रांति है कि हिंदू समाज के लोग अपने जातियों में और लोगों की अपेक्षा ज्यादा बटे हुए हैं। सच्चाई तो ये है कि और जातियों में हिंदू समाज से अधिक बंटवारा है। उनकी लाशें एक जगह दफन नहीं हो सकती, जबकि हिंदू समाज में शमशान पे सबकी लाशें एक जगह चलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज में बंटवारा है। हिंदू समाज से ज्यादा उन जातियों में बंटवारा है। आप बताइए, मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ, आज से 25 साल 30 साल पहले अपने गांव और क्षेत्र में जो मुस्लिम कास्ट में अपर कास्ट थे ना, उनके दरवाजे पे लोग जूता पहन के जाना पसंद नहीं करते थे, डरते थे। उनके घर में कोई नहीं घुसता था। आज भी वो परिस्थितियां हैं। आप सैयद के घर चले जाइए, पठान के घर चले जाइए, तो आम दलित की तो हिम्मत नहीं है जाने की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चीजें बाहर नहीं लाई गई। जैसे मैं एक छोटी सी बात को मोल्ड करके कहना चाहूंगा। आपके अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि अंबेडकर जी के साथ वो यात्रा पर जा रहे थे और एक क्या कहते हैं रजवाड़े का महल देखने के लिए वो जाना चाह रहे थे। तो जब वहां गए तो उन्होंने पानी छू लिया और पानी छूने का उनको खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनके जान के दुश्मन मुसलमान बन गए और वहां पे बहुत स्थिति बनी। यहाँ तक कि वहां का जो प्रशासन था उसने कहा आप पानी नहीं छू सकते, अंदर देख सकते हैं। एट लास्ट सब कुछ कंप्रोमाइज होने के बाद मतलब जान बचाना भी उनके लिए वहां मुश्किल पड़ गया। ये बातें हमारे विदेश के कोर्स में पढ़ाई जाती है लेकिन भारत में नहीं पढ़ाई जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ भारत में हिंदुओं को बांटना था, हिंदुओं को बांटना था। ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं में बंटवारा, हिंदू ज्यादा वहां बंटवारा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी उतनी जातियां हैं। लेकिन होता ये है कि चुनाव जब आते हैं तो चुनाव में ये बताया जाता है कि मुसलमान तो हैं 20% और ठाकुर, पंडित, गुप्ता और जाट, गुर्जर, दलित, जाटव, ये सारे हैं 5, 7, 3, 2 इस तरीके से। ये एक जो है लोगों ने एक भ्रांति बना ली है और उसका जो है खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपका जो संगठन है जो आप ग्राउंड पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं समाज में कुछ ऐसा वातावरण बने, समाज में कुछ ऐसा काम किया जाए, तो उसके लिए क्या किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्या आप थोड़ा अपना संगठन के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम क्या प्लान है? हम लोग आज 20 साल से सनातन के लिए काम करते आ रहे हैं जी, और सनातन का हर व्यक्ति हमारा परिवार है। हम जातीयता से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा ये ध्येय होता है कि हमारे समाज का जो भी सबसे पिछड़ा व्यक्ति है
उसको भी मेरे बराबर का अधिकार मिले। इस काम के लिए हम लोग आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, ये हमारे साथ थे राजेश मणि त्रिपाठी जी, जो इस समय समाज में काम कर रहे हैं, जो इस समय आरक्षण है या दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं या जो जातियों में बंटवारा हो रहा है, उन सबको रोकने के लिए इस समय समाज में काम कर रहे हैं और इनके साथ इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आज तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने मिशन में सफल हो। जी धन्यवाद, नमस्कार। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों के साथ।